थे इनके जिम्मेदार जो इसकी देखभाल करते थे। गवर्नमेंट से पैसा भी आता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे उस पैसा का, क्या नहीं करते थे, कुछ आज तक पता नहीं है। बंटाधार अभी हम लोग हैं मंडावली में, जो कि ये पड़ता है नजीबाबाद कोटद्वार हाईवे। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं सुल्तान डाकू के किले पर। तो चलते हैं वहाँ पर सीधा और आपको दिखाते हैं सुल्तान डाकू का किला और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये पूरा ये किले का एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होती है किले की। ये किला उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद शहर में मौजूद है और इसे पत्थरगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को नजीबाबाद के बादशाह नवाब नजीबुद्दौला ने बनवाया था। नजीबुद्दौला का जन्म सन 1707 में पेशावर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। नजीबुद्दौला का असली नाम नजीब खां था। नजीबुद्दौला की उपाधि उन्हें मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में मिली थी। नवाब नजीबुद्दौला ने सन 1752 में नजीबाबाद शहर बसाया था और सन 1755 में इस किले का निर्माण करवाया था। जब अंग्रेजों ने नवाब नजीबुद्दौला की सल्तनत को समाप्त कर दिया था, यह किला पूरी तरह वीरान हो चुका था। सन 1920 के दशक में नजीबाबाद, भाबर और कुमाऊं तक सुल्तान डाकू का खौफ था। सुल्ताना ने इस वीरान पड़े किले पर कब्जा करके इसे ही अपना छिपने का ठिकाना बना लिया था। ऐसे में सुल्ताना नजीबाबाद से होकर गुजरने वाले अंग्रेजों और मालदार जमींदारों को लूट लिया करता था। उस जमाने में अंग्रेजों की अधिकतर रईस फैमिली नैनीताल में रहा करती थी और देहरादून से नैनीताल जाने के लिए एक ही रास्ता हुआ करता था, जो नजीबाबाद होकर गुजरता था। सुल्ताना नजीबाबाद से होकर गुजरने वाले अंग्रेज अधिकारियों को लूट लिया करता था। वो था तो एक डाकू, लेकिन उसने कभी किसी गरीब को नहीं सताया। वो हमेशा लूटे हुए खजाने का ज़्यादा हिस्सा गरीबों में बांट देता था, इसीलिए गरीब उसे अपना मसीहा मानते थे। अंग्रेज अधिकारी जब भी उसे पकड़ने की योजना बनाते थे तो हमेशा सुल्ताना को उसकी खबर लग जाती थी। ये भी कहा जाता है कि सुल्ताना जब भी किसी के यहाँ डकैती डालता था तो चिट्ठी देकर उसे बता देता था। कुछ लोग सुल्ताना को मुसलमान बताते हैं, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि उसका जन्म भातो समुदाय में हुआ था और भातो समुदाय के लोग हिंदू धर्म को मानते थे। सुल्ताना अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताता था। उसने अपने घोड़े का नाम भी महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर चेतक रखा था। उस समय जो भी भारतीय अंग्रेजों के चमचे होते थे तो अंग्रेज उन्हें राय बहादुर की उपाधि देते थे। इसी वजह से सुल्ताना ने भी अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा हुआ था। सुल्ताना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था। उसने कई बार अंग्रेजों की मालगाड़ी को भी लूटा। अंग्रेजी सरकार जब उसे पकड़ने में असफल रही तो उसके बाद अंग्रेजों ने ब्रिटेन से एक अधिकारी फ्रेडी यंग को बुलाया और सुल्ताना को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। फ्रेडी यंग ने 1923 में 300 सैनिक और 50 घुड़सवारों की एक सेना तैयार की। उसके बाद फ्रेडी यंग ने नैनीताल से लेकर नजीबाबाद के जंगलों में लगभग 14 बार छापेमारी करने के बाद आखिरकार 14 दिसंबर 1923 में सुल्ताना को नजीबाबाद के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसके खास साथी नरसिंह, बलदेव, पीताम्बर और भूरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया, जिसके बाद लगभग 100 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सुल्ताना पर नैनीताल कोर्ट में नैनीताल गन केस के नाम से एक मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में सुल्ताना समेत उसके 13 साथियों को 7 जुलाई 1924 के दिन फांसी देने की सजा सुनाई गई। बाकी के सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बताया जाता है कि सुल्ताना को पकड़ने वाले फ्रेडी यंग सुल्ताना से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सुल्ताना की फांसी की सजा रुकवाने की अर्जी भी दी थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस अर्जी को निरस्त कर दिया था। सुल्ताना का एक 7 साल का बेटा भी था। उसने अपने आखिरी दिनों में फ्रेडी यंग से कहा था कि मैं अपने बेटे को अपनी तरह नहीं बनाना चाहता। इस पर फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को आश्वासन दिया कि वो उसके बेटे का ख्याल रखेगा। सुल्ताना की फांसी के बाद फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की पत्नी और उसके बेटे को मध्य प्रदेश के किसी स्थान पर पुनर्वासित किया। बाद में फ्रेडी यंग ने सुल्ताना के बेटे को अपना नाम देकर पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेज दिया।
सुल्ताना के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। उस समय के मशहूर अंग्रेजी लेखक जिम कॉर्बेट ने भी अपनी किताब माय इंडिया में एक चैप्टर इंडियाज़ रॉबिन हुड सुल्ताना के बारे में ही लिखा है। आज भी देश के कई हिस्सों में सुल्ताना की कहानी नाटक खेल के रूप में दिखाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि किले के बीचों बीच 2 सुरंगें हुआ करती थी जो बाद में अंग्रेजों द्वारा बंद करवा दी गई थी। किले के बीचों बीच एक सदाबहार तालाब भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सुल्ताना अपना लूटा हुआ खजाना इसी तालाब में छुपाया करता था। अंग्रेजों ने भी बहुत बार खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कभी कुछ नहीं लगा। ये किला अभी आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये किला 40 एकड़ में बना हुआ है और इस किले का अधिकतर हिस्सा खंडर में बदल चुका है। अगर आप नजीबाबाद के साइड से आएंगे आपको फ्रंट में मिलेगा, यहाँ पर ये है घिसटपुरी, और दूसरे गेट पे अगर आप देखेंगे दूसरी साइड पे, उस साइड पे वो एक बड़ा गेट एक और है। 2 एंट्री हैं इसकी, एंट्री गेट हैं इसके किले के, और ये है मोहब्बतपुर। 2 गांव यहाँ पर इसके, एक फ्रंट में है एक बैक में है। ये जो किला है ये हमारे नवाब नजीबुद्दौला थे नजीबाबाद के, जो बादशाह थे। नवाब नजीबुद्दौला बादशाह थे, इन्होंने ये बसाया नजीबाबाद। जब नवाब नजीबुद्दौला का इंतकाल हुआ तो ये शायद वीरान हो चुका था, मतलब इस पर यहाँ कुछ का कोई वारिस नहीं था। तो उसके बाद सुल्तान डाकू आए, उन्होंने इस पर मतलब कब्जा करा, और अंग्रेज भी इस टाइम आ चुके थे। तो सुल्तान डाकू जो थे वो अंग्रेज़ों से लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। और गंदगी बहुत है यहाँ पर। आप दोनों साइड से आप जा सकते हैं। ऊपर आपको टॉप में जाना है तो एक स्टेयर वहाँ है नीचे से, और एक रास्ता यहाँ पर है सेम उसी तरह से जैसे इस साइड पर है, वैसे एक रास्ता दूसरी साइड भी है। आप किले में दोनों साइड से अगर आप फोर्ट में टॉप में जाना चाहते हो तो दोनों साइड से आप जा सकते हो। यह लगभग 350 साल पुराना ऐतिहासिक जगह है और यह हमारे नवाब नजीबुद्दौला थे। बहुत अच्छी शख्सियत थी नजीबाबाद की, या बल्कि पश्चिमी यूपी की। उन्होंने ये तामीर कराया था। नजीबाबाद शहर जो है वो उन्हीं के नाम पे आबाद हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के प्रतिनिधित्व की लापरवाही की वजह से इसका कोई महत्व नहीं रहा। अब अगर कुछ महत्व रहा है तो कल हमारे भूतपूर्व चेयरमैन नरेश अग्रवाल जी के साहबजादे उन्होंने यहाँ कल आकर के इसका मौका मुआयना कराया। यहाँ ADM साहब आए थे, CO साहब आए थे, और काफ़ी लोग यहाँ आए थे जिन्होंने इसको जो है दोबारा से इसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी ली है। यह जगह बहुत पुरानी ऐतिहासिक जगह है। इसके लिए जितना भी योगदान किया जा सकता है उन लोगों से वो करें, और हम भी उसमें उनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदगी है, कोई एंट्रेंस पे कोई पहरेदार नहीं है, कोई इसकी किले की कोई रख रखाव के लिए कोई भी नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका कहना यह है कि यहाँ एक थे इनके जिम्मेदार जो इसकी देखभाल करते थे। गवर्नमेंट से पैसा भी आता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे उस पैसा का, क्या नहीं करते थे, कुछ आज तक पता नहीं है। बंडाधार सब पैसा, अंडर करप्शन, वो सब कुछ नहीं। यहाँ देखते हैं आप, यहाँ जुआ खेल रहा है, गिल्ली डंडे पे, ताश पत्ते पे। ना तो यहाँ गवर्नमेंट कोई ध्यान दे रही है, ना प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। यहाँ पैसा आया है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया इसके लिए, लेकिन यहाँ वो पैसा लगा नहीं। और अब वो लोग भी जो पैसा लेते थे उनका भी पता नहीं कि उनका भी वो भी अस्तित्व में नहीं रहे, कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं है जी। लगभग 350 साल से भी अधिक पुराने इस खंडर बने किले को टूरिज्म के लिए फिर से रेनोवेट किया जा रहा है। उम्मीद है कुछ समय बाद ये किला खंडर कहने लायक ना रहे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।